अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक विक्रेता खुदरा मूल्य पर 15% छूट देने का फैसला करता है, लेकिन फिर भी उसे 2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि विक्रेता 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, शर्तें देख लेते हैं। मान लो कि खुदरा कीमत कितनी है, जो कीमत लिखी होती है, खुदरा कीमत कौन सी बोलते हैं? जो कीमत लिखी होती है। खुदरा कीमत 100 रुपये है, उस चीज की खुदरा कीमत कितनी है? 100 रुपये है। मैं सिंपल सा डेटा इसलिए ले रहा हूं ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसने कहा कि 15% की छूट देता है, तो अब पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य यानी जिस पर सामान बेचा जा रहा है, अब 100 में अगर हम 15% की छूट दे देंगे तो कितने में सामान बिकेगा? 85 रुपये में। ठीक है, सब जानते हैं इस बात को। अब उसने कहा लेकिन अब भी वो 2% लाभ कमा रहा है ना। पहली कंडीशन चल रही है, पहली स्थिति क्या है कि मैंने मान लिया कि खुदरा कीमत कितनी है? 100 रुपये है। उसने कहा कि 15% छूट देता है, यानी कि वो 85 की बेच रहा है क्योंकि उसे ज्यादा ग्राहक बुलाने हैं। ठीक है, तो लेकिन अब भी वो 2% लाभ कमा रहा है, तो मैं ये निकालूंगा कि कीमत का लागत मूल्य कितना है। देखो, अगर 85 रुपये पे 2% लाभ कमा रहा है, यानी कि 85 रुपये पे कितना लाभ कमा रहा है वो? 1.7 रुपये है ना, लाभ जो है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहली स्थिति में तो लागत मूल्य कितनी हो गई? 85 में से 1.7 घटा दो तो लागत मूल्य हो गई 83 रुपये, सॉरी 83 रुपये 30 पैसे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसको 20% लाभ कमाना है, यानी कि जो 83 रुपये 30 पैसे है इस पे 20% लाभ कमाना, तो उसे क्या करना चाहिए? अब 83 रुपये 30 पैसे पर 20% लाभ कमाना है उसको। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 17 रुपये 60 पैसे, नहीं 16 रुपये 60 पैसे। ठीक है, खुदरा कीमत कितनी मानी है हमने? 100 रुपये। ठीक है, 83 रुपये है उसकी कीमत है, इतने रुपये वो लाभ कमा रहा है, तो उसको सामान कितने में बेचना पड़ेगा 20% लाभ कमाने के लिए? 99 रुपये 9 पैसे या फिर थोड़ा बहुत फालतू। ठीक है, खुदरा कीमत कितनी थी? 100 रुपये, और अब विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा उसको? 100 रुपये। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो यानी इसको क्या कर देना चाहिए? विक्रय मूल्य खुदरा मूल्य के बराबर रखना चाहिए। समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से सुनिए। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विक्रेता 15% की छूट देता है। मैंने माना कीमत 100 रुपये है और वो 85 में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 2% लाभ कमा रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है? वो इतना कमा रहा है। तो मतलब जो असल लागत मूल्य है वो कितना है चीज का? इतना है। उसने कहा 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ कमाना चाहता है यानी इसका 20% कितना बनेगा? 16 रुपये 60 पैसे। तो यानी जो लागत मूल्य है उसमें 16 रुपये 60 पैसे ज्यादा लगा के बेचनी पड़ेगी, तभी तो 20% लाभ कमाएगा। ठीक है, और जो 20% लाभ कमाएगा तो वो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य इतना, और खुदरा मूल्य कितना था? खुदरा मूल्य ऑलरेडी 100 रुपये था, तो यानी कि उसको विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा? खुदरा मूल्य के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 6 बॉक्स हैं, ओके, जिन पर 1 से 6 तक नंबर लिखे हैं। ठीक है, चलो 6 बॉक्स ले लिए मैंने, ये रहे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। आपको प्रत्येक बॉक्स में लाल या हरी गेंद, लाल भी या हरी कोई सी भी एक, इस प्रकार रखनी है कि कम से कम एक बॉक्स में एक हरी गेंद रखी जाए। ठीक है, और हरी गेंदों वाले बॉक्स की नंबर संख्या क्रमागत हो। यह कितने तरीके से किया जा सकता है? हमें कम से कम एक गेंद रखनी है, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि कम से कम एक बॉक्स में
कम से कम एक बॉक्स में एक हरी गेंद रखी जाए। ठीक है, तो देखो रखने के जो तरीके हैं, सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक एक बॉल है, एक बॉल मैं ऐसे रख सकता हूँ, इसमें रख सकता हूँ, इसमें रख सकता हूँ, क्योंकि कम से कम एक बॉल है। तो एक बॉल रखने के कितने तरीके हो गए? 6। अगर मेरे पास एक गेंद है तो, और अगर मेरे पास 2 गेंद है, अगर मेरे पास 2 गेंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले दूसरे में रख सकता हूँ, दूसरे तीसरे में रख सकता हूँ, तीसरे चौथे में रख सकता हूँ, चौथे पाँचवें में रख सकता हूँ, पाँचवें छठे में रख सकता हूँ। कितने तरीके रख सकता हूँ? 5 से। और अगर मेरे पास 3 गेंद है, क्योंकि कम से कम एक बोला है, ज़्यादा की संख्या निर्धारित नहीं की है, ठीक है, तो मैं कैसे रख सकता हूँ? पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि क्रमागत है, ध्यान रखना, बॉक्स संख्या क्या है? क्रमागत। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठा। और अगर मेरे पास 3 गेंद है, 3 गेंद, 3 गेंद कितने तरीके से? 4। और अगर मेरे पास 4 गेंद है, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6। और अगर 5 गेंद है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और अगर मेरे पास 6 गेंद है, ठीक है, तो अगर मेरे पास 5 गेंद है तो कितने तरीके से रखी जा सकती हैं? 3 गेंद है, 4 गेंद है तो 3 तरीके से, 5 गेंद है तो 2 तरीके से, और अगर 6 गेंद है तो 1 तरीके से। कुल तरीके जोड़ लो, 5 6 11, 4 15, कितने हो गए? 21। यानी कि 21 तरीके से इसको रखा जा सकता है। ठीक है, आंसर है 21। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि की जाए, उसके बाद 15% कमी की जाए, फिर 10% वृद्धि हो जाए, वस्तु के अंतिम मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? मान लो कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, कितना है? 100 रुपये, ये मैंने मान लिया। उसने कहा 20% वृद्धि, पहली कंडीशन 20% वृद्धि, 120 हो गई कीमत। उसने कहा 15% कमी, दूसरी कंडीशन, भाई 120 का 15% कम कर दो, ठीक है, तो कीमत कितनी रह गई? 102 रुपये। उसने तीसरी बात कही है कि फिर से जो है 10% की वृद्धि हो गई, अब 102 पे होगी, ध्यान रखना, 10% की वृद्धि। 102 तो कीमत थी हमारी, प्लस इसका 10% कितना बनेगा? 10.2, ठीक है, तो कितना हो गया? 112.2 रुपये। अंतिम कीमत कितनी रही? इतनी रही, ठीक है। तो अंतिम कीमत कितनी बढ़ी उसकी? 12 रुपये 20 पैसे। अंतिम वैल्यू ये रही, और शुरू में हमने 100 ले रखी थी, तो 100 में कितना बढ़ा? 12 रुपये 20 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले सेब खराब गुणवत्ता वाले सेबों से दुगने दाम पर बिकते हैं। एक्स बाजार से 100 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले सेब खरीद लाता है, ठीक है, और 50 किलोग्राम खराब गुणवत्ता वाले सेब खरीद लेता है। फिर वह सभी सेबों को, अच्छी गुणवत्ता दोनों को, अच्छी सेबों की कीमत 85% पे बेचता है। एक्स ने कितना लाभ कमाया? परसेंट में लाभ निकालना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सवाल को आसान बनाने के लिए, ताकि सवाल आसान हो जाए, मैं ये करता हूँ कि मैं ये मान लेता हूँ कि अच्छी गुणवत्ता वाले सेब 100 रुपये है, किलो है। अब चलते हैं सवालों की ओर। खराब गुणवत्ता वाले सेब की कीमत कितनी होगी फिर किलो पे? वो होगी 50, क्योंकि अच्छी वाले क्या है? डबल है, 50 पर केजी, ठीक है। उसने 100 किलो अच्छी गुणवत्ता वाले, खर्च कितने किए उसने? 100 किलो अच्छी गुणवत्ता वाले, वही 100 किलो तो लिए उसने, और 1 किलो की कीमत 100 रुपये है, और 50 किलो खराब गुणवत्ता वाले सेब खरीदे, तो कुल खर्च कितना रहा उसका?
10,000 और 50 गुणा 100, 50 किलो, हाँ सॉरी 50, इनकी कीमत तो कम है ना, 50 है, ठीक है, तो ये 2500 हो गए। तो कुल पैसे उसने खर्च कितने किए? 12,500। कमाई कितने? सीधा सीधा से निकालो आप, कमाई कितने। अब कमाने का देखो, उसने सभी सेबों को, सारे सेब कितने हैं? 150 किलो, ठीक है। कितने पे बेचा? अच्छी वाले से 15% कीमत पे। अच्छी वाले की कीमत कितने हमने मानी थी? 100 रुपये। कितनी मानी थी अच्छी वाले की कीमत? 100 रुपये। तो अब उसने कितने पे बेच रहा है? उससे 15% कम, यानी 85 पे बेच रहा है। कुल मिला के जो 150 किलो सेब थे वो 85 रुपये किलो बेच रहा है। तो कुल कितने हो गए? 0 और इतने हो गए, ठीक है। लाभ कमाया, लाभ कमाया कितना उसने? 12,750 माइनस 12,500, यानी कि 250 रुपये लाभ कमाया। अगर हम इस लाभ को प्रतिशत में कन्वर्ट करें, किसके प्रतिशत में? इसके, क्योंकि लागत लगाई क्या है? ये, ठीक है। इसके प्रतिशत में इस लाभ को कन्वर्ट करें तो ये आएगा 2%। आप चाहो तो निकाल लेना, ठीक है। तो उसने कितना लाभ कमाया? 2%, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैंने 100 से लिया है ताकि इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ में ए बी को, मान लो, ठीक है, एक दौड़ में ए बी को 10 मीटर से, ठीक है, और सी को 69 मीटर से हरा देता है। बी सी को 60 मीटर से हराता है, तो दौड़ की कुल लंबाई कितनी थी? ठीक है, मान लीजिए दौड़ की कुल लंबाई x है। दौड़ की कुल लंबाई कितनी है? x है। ए कितना दौड़ता है? x, क्योंकि ए तो पूरा दौड़ा ना। बी कितना दौड़ता है? ए से 10 मीटर, x माइनस 10। सी कितना दौड़ता है? फर्स्ट कंडीशन है ये। सी कितना दौड़ता है? x से 69 मीटर। आगे आ जाए सेकंड कंडीशन। अब जब बी और सी की दौड़ होती है दोनों की, तो बी सी को क्या करता है? 60 मीटर से हरा देता है। ट्रैक तो हमने पहले ले रखा है। बी कितना दौड़ता है? x। सी कितना दौड़ता है? x माइनस 60। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। मैं मान लेता हूं कि यहां बी का लिया गया टाइम t1 है, मान लेता हूं, और यहां जो है t2 है। तो यहां भी बी का लिया गया टाइम t1 होगा। भाई टाइम तो उतना ही ले रहा है ना दौड़ने के लिए, और यहां इसका t2 होगा। ठीक है, तो t1 अपॉन t2 फर्स्ट कंडीशन बराबर t1 अपॉन t2 सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो t1 कितना है? x माइनस 10, और t2 कितना है? x माइनस 69 बराबर इस वाली कंडीशन में, सेकेंड वाली में t1 कितना है? x, और यहाँ t2 कितना है? x माइनस 60। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 69x। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये उधर गया, तो x बराबर आया 600 मीटर। तो ट्रैक कितना है? 600 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 व्यक्तियों की एक मीटिंग में 75 भारतीय हैं, विदेशी। कुल कितने हैं?
110। भारतीय कितने हैं? 75। ठीक है, तो विदेशी कितने हैं? 35। ठीक है, उनमें से 60 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी बोलने भारतीयों की संख्या क्या है भाई? मैं अगर ये मानूं कि 60 के 60 लोग कितने अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 60। ठीक है, मैं अगर ये मानूं कम से कम वर्स्ट कंडीशन कि सारे के सारे विदेशी अंग्रेजी बोलते हैं, ये मान के चलता हूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि 25 भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं। ये तो वर्स्ट कंडीशन है कि ऐसा तो होगा ही, 25 तो भारतीय अंग्रेजी बोलेंगे ही, क्योंकि विदेशी कुल है ही 35 और अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 60। तो कम से कम 25 तो भारतीय जो है अंग्रेजी बोलेंगे ही। ठीक है, कम से कम 25 भारतीय, और अगर विदेशियों में से कोई अंग्रेजी नहीं बोलता होगा तो फिर भारतीय बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? 25 या उससे अधिक भारतीय अंग्रेजी बोलते होंगे, कम से कम 25 तो बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 600 से 900 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो कितने पूर्णांकों में अंकों का योग 11 होगा? 600 से 900 के 601 से लेकर 600 से लेकर 900 तक लिखे जाते हैं, तो कितना होगा अंकों का योग? ध्यान रखना, और कोई कंडीशन नहीं है। 605 का होगा, 650 का होगा, 614 का होगा, 641 का होगा, 623 का होगा, 632 का होगा, इनके अलावा और किसी का नहीं होगा। 6 यहाँ हो गए, 7 में निकालते हैं। 704, 740, 713, 731 और 722। आगे निकालते हैं। 803, 830। ठीक है, 812, 821। इनके बीच में यही तो है, 900 तक तो और कोई नहीं है। तो एक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 था। फिर से आगे बढ़ते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। जवाब अगला सवाल है, एम ने एक परीक्षा में एन से 60 अंक प्राप्त किए यदि 20%, यानी कि जो 60% है वो 20% के बराबर है। ये मान के चलो आप, 60% क्या है? वो 20% के बराबर, 60 अंक जो हैं वो 20% के बराबर है। तो 1% अंक कितने हो गए? 1% अंक हो गए 3। ठीक है, 3 अंक। सीधी सी बात है कि अगर 20% 60 अंक होंगे तो 1% कितने होंगे? 3 अंक होंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो एन ने, ध्यान रखना, एन ने कम अंक प्राप्त किए हैं। एन ने कितने अंक प्राप्त किए? मैं ये मानता हूं कि एम ने 100% प्राप्त किए। 1% का कितना है? 3। 100% का कितना होगा? 300। अब उसने कहा है कि एन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? एम से 60 कम, क्योंकि एम ने 60 एन से 60 ज़्यादा किए हैं, तो 300 में से 60 घटा दो। सीधा सीधा सा सवाल था ये तो ये आया 240। ठीक है, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किनको 10 से विभाजन होने पर पूर्णांक नहीं आता है? पूर्णांक मतलब कि शेषफल नहीं बचता है, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो कोई पूर्णांक नहीं आता है, दशमलव में संख्या आती है। ठीक है, ये तो 2 अभाज्य संख्याएं, अगर हम 2 अभाज्य संख्याएं लें, मैं सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्याएं ले लेता हूं। कौन कौन सी हैं? 2 और 5। 2 और 5। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, भाई 5 और 2 क्या है? अभाज्य हैं दोनों। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? 10, और 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ तो पूर्णांक आ रहा है, यानी ये तो गलत है। 10 से छोटा पूर्णांक
जैसा कि मैंने बताया 10 से छोटा पूर्णांक, 0 भी 10 से छोटा पूर्णांक होता है, ये ध्यान रखना। अब 0 को अगर 10 से भाग करो तो कितना आता है 0, तो यानी ये भी गलत है। लगातार 3 पूर्णांकों का योग, लगातार 3 पूर्णांकों का योग, मैं 3 पूर्णांक ले लेता हूँ लगातार 9, 10 और 11, इनको योग करना आएगा 30, 30 को 10 से भाग करें तो आता है 3, यानी यहाँ भी पूर्णांक आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी गलत है। एक विषम पूर्णांक, अब आप एक विषम कोई भी पूर्णांक ले लो, उसको अगर 10 से, कोई भी ले लो कहीं भी, उसको अगर 10 से भाग करेंगे 10 से भाग करेंगे तो पूर्णांक नहीं निकलेगा, यानी कि सिर्फ 4 सही है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब एक संख्या का 80% दूसरी संख्या b में जोड़ा जाता है तो b का मान 175% हो जाता है। ठीक है, जब एक संख्या a का 70% c में जोड़ा जाता है तो c का मान 175 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मान लो कि संख्या है a, b और c। ठीक है, पहली कंडीशन, एक संख्या a का 80%, अगर संख्या a है तो उसका 80% कितना होगा 0.8 a, किस में जोड़ा जाता है b में। ठीक है, तो कितना हो जाता है 175 बढ़ जाता है b का मान, b का मान कितना हो जाता है 1.75 b। ठीक है, a का 80% आप निकाल सकते हैं, a गुणा 80/100 तो वो 0.8 a ही आएगा। इसका भी 175% आप निकाल सकते हो, 75 गुणा 100 तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो 0.8 a बराबर 0.75 b। यहाँ से क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि 80% a 75% b के बराबर है, यानी कि b जो है a से कहीं ना कहीं बड़ा है, तभी तो ऐसी कंडीशन बनेगी भाई। a का 80% जब भी तो 0.75 75% b के बराबर होगा, क्योंकि a b से बड़ा होगा, सॉरी b a से बड़ा होगा। दूसरी शर्त, शर्त नंबर 2, शर्त 2 क्या बोली है उसने? शर्त 2 बोली है उसने जब a का 70% c में जोड़ा जाता है 0.7 a प्लस c बराबर 1.75 c, तो c बराबर क्या आया 0.7 a 0.75 c, यानी कि c का 75% 70% a के बराबर है। तो ये बात क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि a जो है वो c से बड़ा है। अब हमारे पास पता चल गया कि सबसे बड़ा क्या है b है, उससे छोटा क्या है a है, उससे छोटा क्या है c है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है b है, उससे छोटा क्या है a है, उससे छोटा क्या है c है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब देखो कौन सा देखना है, यानी सबसे छोटा c है, उससे बड़ा a है, उससे बड़ा b है, पहला ही सही है। ठीक है, चलिए 40 सवाल तक हम आ चुके हैं। आगे जो है फिर से कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन हैं, फिर से हम जो है थोड़ा इनको स्किप करके, हाँ ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, जानकारी के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 5 शहर है A B C D E, ओके, में सामान्य से अधिक बारिश हुई। पांचों शहरों 5 अलग अलग क्षेत्र यहाँ 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 है स्थित है और बारिश इतनी इतनी हुई। तो ये कुछ शर्तें दी गई हैं कि इस शर्तों के हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ ताकि हम बाद में आराम से देख लें। ठीक है, ये चार्ट समझ में आ रहा है आपको कि हम कैसे कर रहे हैं?
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चार्ट बना लेता हूँ। 3 कंडीशन लेनी है तो तीनों अलग अलग ले लेंगे। ओके, 5 शहर है ए बी सी डी ई। मान लो ये शहर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई को लेके है। ठीक है, आगे शर्तें हमें कुछ नहीं पता क्या है। ठीक है, बस हमें ये पता है कि 5 अलग अलग जगह स्थित है, 5 अलग अलग तरह की बारिश हुई है, उस हिसाब से हम निकालेंगे। रेगिस्तान के शहर में सबसे कम बारिश हुई, जंगल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। अब हमें ये तो पता नहीं कि रेगिस्तान में कौन सा है, जंगल में कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा अभी होल्ड पे डाल देते हैं। सी पहाड़ों में है, हमें ये पता चल गया। सी कहाँ है, पहाड़ों में। इससे हमें ये पता चला। ए में डी से अधिक वर्षा हुई है, सबसे कम ये है, उससे ज़्यादा ये है, उससे ज़्यादा ये है, उससे ज़्यादा ये है। तो ए में ध्यान रखना डी से अधिक वर्षा हुई है, बी में ई से अधिक वर्षा हुई लेकिन सी से कम वर्षा हुई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। डी को 44 इंच वर्षा हुई। डी को कितनी वर्षा हुई, 44 इंच। जो सीधी सीधी शर्तें हैं पहले उनको ले लेते हैं। पहाड़ों में बसे शहर, पहाड़ों में कौन सा बसा है, सी में 32 इंच वर्षा हुई। कितनी हुई, 32 इंच। तट पर बसे शहर पे 27 इंच वर्षा हुई। अब हमें ये तो पता नहीं तट पे बसा कौन सा है, लेकिन हाँ ये है कि 27 इंच वर्षा हुई है, वो जहां भी बसा हुआ है। ठीक है, अब फिर से आते हैं वापस से। ए में डी से अधिक, देखो अब हमारे पास 2 शर्तें आ गई हैं वर्षा को लेके। ए में डी से अधिक वर्षा हुई, डी में कितनी हुई है, 44। ए में डी से अधिक हुई है और 44 से ज्यादा क्या है, केवल 54 है। तो ए में कितनी हुई है, सॉरी 65। ए में कितनी हुई है, 65, क्योंकि इसने बोला है कि ए में डी से अधिक वर्षा हुई है। डी में हमारे पास निकल के आ गया था क्योंकि डी में 44 हुई थी, तो ए में डी से ज्यादा, तो 44 से ज्यादा कितनी, 65। ठीक है, बी में ई से अधिक वर्षा हुई, बी में ई से अधिक वर्षा हुई, यानी जितनी ई में हुई है उससे ज्यादा बी में हुई है। 3 के पास तो हमारे पास आ गई, 2 बच रही है। अब 2 में से जो कम है, एक तो ये बच रही है हमारे पास, ठीक है, और एक ये बच रही है। तो इनमें से यहां पे क्योंकि उसने बोला है कि बी में ई से अधिक वर्षा हुई है, तो यहां पे 27 इंच हुई। अब और शर्तों पे आओ। रेगिस्तान में सबसे कम वर्षा हुई। अब सबसे कम कहां हुई है, ई में, तो यानी ई कहां है, रेगिस्तान में है। ठीक है, जंगल में शहर में सबसे ज्यादा वर्षा हुई, तो ए कहां है, सबसे ज्यादा कहां हुई है, ए में, तो ए कहां है, जंगल में। आगे आते हैं। ठीक है, पहाड़ों में बसे शहर में 32 इंच वर्षा हुई है, तट पर बसे शहर में 27 इंच वर्षा हुई, तो डी कहां है, सॉरी ई कहां है, तट पर। ठीक है, तो अब हमारे पास सब आ गए, जंगल, तट, पहाड़, रेगिस्तान, और आखिरी कहां बचा, घाटी। ठीक है भाई, सही से लिख दिया ना, जंगल में बसे शहर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। अब हमारे पास ये पूरे का पूरा डेटा निकल कर आ गया है। अब इसमें कोई जो है आप आराम से देख सकते हैं, जो भी सवालों का जवाब देना हो आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है। और सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुई है। ठीक है, तो वापस देख लो लौट के, पूरा फिगर बना है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुई है, जंगल में। ठीक है, जहाँ 65 इंच वर्षा हुई है, और शहर वो है वो ए, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुई है, ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सिटी बी में कितनी वर्षा हुई है। फिर से जाके हम जो है अपना देख लेंगे, सिटी बी में कितनी वर्षा हुई है, कितनी हुई है, 27 इंच। ठीक है, सिटी बी में कितनी वर्षा हुई है, 27 इंच। तीसरा जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शहर रेगिस्तान में है। तो कौन सा शहर रेगिस्तान में है, ये रहा रेगिस्तान। कौन सा शहर है रेगिस्तान में, ई। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट है, चलिए, तो तीनों सवालों के जवाब हो गए हैं। चौथे अगले सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। एम और एन ने सामान स्टोर से गुणवत्ता की कुछ किताबें, नोटबुक खरीदे और समान राशि खर्च की। ध्यान रखना, एम ने 5 किताब और 7 नोटबुक खरीदी, एन ने 6 किताब और नोटबुक खरीदी। मैं मानता हूं कि
तो उन्होंने एक्स राशि खर्च की, तो 5 किताब और 7 नोटबुक पर एक्स राशि खर्च की गई। ठीक है, आगे जब एन ने खरीदा तो 6 किताब और 4 नोटबुक पर एक्स राशि खर्च की गई। सवाल में दिया गया है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, समान राशि खर्च की जा रही है। ठीक है, तो 5b प्लस 7n प्लस 7n बराबर है 6b प्लस 4n। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो b इक्वल टू 3n, यानी कि जो किताब की कीमत है नोटबुक से 3 गुनी है। ठीक है, देखो एक किताब की कीमत एक नोटबुक की कीमत की 3 गुनी है, आंसर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर 1 पाई आरेख में प्रत्यक्ष कर, देखो पाई आरेख बना लो, ये रहा मैंने बना लिया, ये हो गया केंद्रीय कोण। ठीक है, एक पाई आरेख में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर और देनदारी 3 चीजें दर्शाई गई है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 45% है, अप्रत्यक्ष कर की 40% है और देनदारी की हिस्सेदारी जो बाकी है वो है, तो बाकी कितना बचा 15%। अब वो बोल रहा है यदि प्रत्यक्ष कर और देनदारी दोनों की हिस्सेदारी P% हो, यानी इन दोनों की मिला के कितनी है P%, और बनती कितनी है ये 60%, तो पाई आरेख पर केंद्रीय कोण कितना होगा, तो P का मान कितना है 60%। ठीक है, अब पूरा कोण क्या है, पूरा है 360, यानी 100% के लिए 360 कोण। ठीक है, 60% के लिए 216 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 4 सवालों के लिए फिर से कुछ दिया गया है, वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। तो एक कक्षा में 6 छात्र, एक कक्षा में 6 छात्र हैं। मिशेल, निकोल, सॉरी इसको छोटा करना पड़ेगा। इधर मैं थोड़ा सा एक चित्र बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसको लिया है, छोटा किया है उस तरफ ले जाके। चलिए अब शुरू करते हैं। एक कक्षा में 6 छात्र हैं, मिशेल, निकोल, ओलिवर, पॉल, क्वीन और रॉबिन। 6 छात्रों में से 2 विषय चुनने हैं, जिनमें एक अनिवार्य विषय है, दूसरा वैकल्पिक विषय चुनना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं 6 छात्रों का, और जो जो शर्तें होंगी उस हिसाब से हम रखते चले जाएंगे। तो छात्र का पहले नाम क्या है और उसका अनिवार्य विषय क्या है और वैकल्पिक विषय क्या है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो
शायद दिख नहीं रहा है, फिर से मैं इसको एक और जगह ड्रॉ करता हूँ। इसको इधर लेके उधर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखाई दे सही से, स्पष्ट रूप से। हाँ, अब शायद दिख रहा है ना सही से। ओके, अब सही दिख रहा है। तो 6 छात्र, नाम छात्र का क्या नाम है, किसका, और उसका अनिवार्य विषय क्या है, और उसका वैकल्पिक विषय क्या है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ से मिशेल, निकोला, ओलिवर, पॉल, क्विन और रॉबिन। चलिए, ये 6 छात्र हमने ले लिए। पॉल का वैकल्पिक विषय भूगोल है। ये रहा पॉल, इसका वैकल्पिक विषय क्या है, भूगोल है। ओके, जबकि अन्य तीन के पास यह अनिवार्य विषय के रूप में, अन्य 3 पर हमें पता नहीं कौन कौन है, लेकिन उनके पास है। क्विन और रॉबिन के पास रसायन विज्ञान उनके विषयों में से एक है। अब हमें यह भी नहीं पता कि क्विन और रॉबिन के पास जो रसायन विज्ञान है वो उनके वैकल्पिक विषय में है या अनिवार्य विषय में है। तो इन दोनों को होल्ड पर डाल देते हैं अभी। रॉबिन का अनिवार्य विषय भौतिकी है। रॉबिन का अनिवार्य विषय क्या है, भौतिकी। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली लाइन पे जाओ। क्विन और रॉबिन के पास रसायन विज्ञान उनके विषयों में से एक है। जब रॉबिन का अनिवार्य विषय भौतिकी है तो उसका वैकल्पिक विषय क्या है, रसायन। ओके, तो रॉबिन के दोनों विषय हमारे पास आ गए। ओलिवर क्विन दोनों का वैकल्पिक विषय है। जो भौतिकी है, रॉबिन का तो अनिवार्य विषय है, लेकिन ओलिवर और क्विन का जो है वो वैकल्पिक विषय है, भौतिकी और भौतिकी। ओके, भूगोल और अंग्रेजी क्रम से अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में मिशेल के पास है। मिशेल के पास भूगोल अनिवार्य विषय के रूप में है, ठीक है, और अंग्रेजी जो है वैकल्पिक विषय के रूप में है। ओके, जीव विज्ञान उनमें से किसी एक का वैकल्पिक विषय है। अब सबके वैकल्पिक विषय हो गए, केवल एक का वैकल्पिक विषय बचा है और वो है जीव विज्ञान। तो किसका है वो, निकोला का, क्योंकि बाकी सबके तो हो ही गए थे। समूह में एकमात्र महिला छात्र वह है जिसके पास वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी है। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल, और भूगोल जो है वो किसके पास है, ये, और अनिवार्य विषय अंग्रेजी, यानी यहाँ पे अनिवार्य विषय है। ठीक है, अब फिर से ऊपर लौटते हैं। पॉल का वैकल्पिक विषय भूगोल है, जबकि अन्य 3 के पास यह वैकल्पिक विषय के रूप में है। पॉल का वैकल्पिक विषय भूगोल है, बाकी 3 के पास वैकल्पिक विषय के रूप में है। क्विन और रॉबिन के पास रसायन विज्ञान उनके एक विषय के रूप में है। ठीक है, तो क्विन और रॉबिन, तो रसायन विज्ञान जो है उनके एक विषय के रूप में, और क्विन का जो अनिवार्य वैकल्पिक विषय भौतिकी है, तो यहाँ पे आ गया इसका रसायन। ठीक है, रॉबिन का अनिवार्य, जबकि ओलिवर क्विन के पास ये वैकल्पिक विषय के रूप में है। भूगोल और जीव विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी क्रम से अनिवार्य मिशेल के पास है। ठीक है, जीव विज्ञान उनमें से किसी एक का वैकल्पिक विषय है, जीव विज्ञान ही आ गया। ठीक है, समूह में एकमात्र महिला है। अब उसने ये बोला है कि जो भूगोल है वो 3 के पास में अनिवार्य विषय के रूप में है, यानी 2 बच्चे उनके पास में भूगोल ही है। ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे 3 के पास में, ठीक है, तो एक ही हुआ था, यहाँ भी भूगोल ही है। ठीक है, और उसने बोला समूह में एकमात्र महिला छात्र जिसके वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी है। भूगोल केवल वैकल्पिक विषय के रूप में पॉल के पास था, यानी पॉल जो है वो महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल क्या है इनका, समूह में छात्रा कौन है, वही पॉल है, हमने निकाला है, महिला है वो।
ठीक है। नेक्स्ट, ओलिवर का अनिवार्य विषय क्या है? ओलिवर का अनिवार्य विषय भूगोल है। क्या है? भूगोल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से किस छात्र के पास रोबिन के समान अनिवार्य वैकल्पिक विषय है? रोबिन के समान, जैसा रोबिन के पास है, ध्यान रखना। अब रोबिन पे जाना पड़ेगा। रोबिन के पास अनिवार्य विषय क्या है? भौतिकी रसायन। किसी और के पास है भौतिकी रसायन? नहीं, कोई किसी के पास नहीं है। तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल क्या है इनका लास्ट? छात्रों के निम्नलिखित किस समूह के पास भूगोलिक उनके अनिवार्य विषय के रूप में? भूगोल किस किस के पास है अनिवार्य विषय के रूप में? तो भूगोल किस किस के पास है? भूगोल मिशेल के पास है, भूगोल निकोल के पास है, भूगोल ओलिवर के पास है। तो मिशेल, निकोल, ओलिवर, ठीक है। तो मिशेल, निकोल, ओलिवर, डी इसका आंसर है। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए जी, कुछ कथन दिए गए हैं। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या हो सकता है। अभी हमने पीछे एक सवाल में बात की थी कि 2 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 2 गुणा 5 अभाज्य संख्या, तो इनका जो गुणनफल है वो 10 होता है। तो पहली बात तो सही है, ठीक है। लगातार 4 संख्याओं का योग 80 हो सकता है। मान लो कि संख्या x +1 x +2 प्लस x +3 ये 4 हैं, लगातार हैं, क्रमागत है, ठीक है। उनका योग 80 पॉसिबल है क्या? 4x + 6 = 80, 4x = 80 - 6, तो x = 74/4। नहीं, ये तो नहीं होता, ठीक है। योग 80 नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णांक नहीं आ रहा है। कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी 3, 10, 102 x में x का मान क्या होगा? चलिए, अगर आप इस श्रेणी को डिकोड करेंगे, ये जो पद दिए गए हैं, तो 3, लेकिन अगला पद जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10, और अगला पद जो है वो जब 10 आया, इसका मान 10 तभी तो है, और अगला पद जो है वो 10 का स्क्वायर प्लस 2 है, तभी इसका मान आया 102। भाई पहला पद क्या है? 3, अगला पद क्या है? दूसरा पद 3 का स्क्वायर प्लस 1, तीसरा पद क्या है? 10, दूसरा पद क्या है? 10, तीसरा पद क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली तो अगला पद क्या होना चाहिए? 102 का स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पे आपको सोचने वाली बात यह है कि यहां पे आपको जब 3 आया है तो कुछ ना कुछ लास्ट में जो पूर्णांक आएगा वो विषम ही होगा, और इन सारे सवालों में सीधा आंसर विषम पूर्णांक केवल इसमें है। आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि 3 आया है, 102 का स्क्वायर कुछ भी आए, लेकिन +3 करना है। और जब +3 करना है, क्योंकि 2 भी जो है क्या है? सम है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर सम ही आएगा, ठीक है। तो जब +3 करेंगे तो +3 करने के बाद क्या आएगा कि जो होगा उसमें लास्ट की जो डिजिट होगी, आखिरी जो अंक होगा वो विषम होगा, और इस चारों ऑप्शन में ये दिया गया। और सपोज यहाँ नहीं दिया गया है तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। भाई 102 का स्क्वायर अगर आपको करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 100 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। 102 का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर 10 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 2 × 2 × 100, तो कितना हो गया?
10,000 प्लस 4 प्लस 400, तो 10,000 प्लस 404, तो 10,404, लेकिन प्लस 3 भी है, ठीक है, ये वाला 3 लास्ट में जोड़ देंगे तो 10,407। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो ये जो है कुछ डिजिटल जो डिफ़िकल्ट होते हैं स्क्वायर, उनको करने का तरीका होता है, उनको बीच में तोड़ लिया जाता है, फिर a² प्लस b² वाला फॉर्मूला लगा के आराम से निकल जाता है 2ab वाला। ओके, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 की घात 50, 5 की घात 50 को 34 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, और जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं वो पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल 3 की घात 50 है, ऐसे मान मैं लिखूंगा, और 5 की घात 50 है, ठीक है, तो इसको अगर 34 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ध्यान देने वाली बात है, 3 की घात 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 की घात, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा और डिटेल से मैं थोड़ा सा बताना शुरू करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 2 गुणा 25 प्लस 5 की घात 2 गुणा 25, ठीक है। जब किसी घात के ऊपर घात होती है तब उनकी गुणा होती है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 की घात 25। ये घातों का नियम होता है, अगर घातों के नियम नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना जरूरी है, ठीक है। उतना भी डिटेल में मत पढ़ना, अभी से मत पढ़ने बैठ जाना, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत नियम पता होने, जैसे गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, भाग में घातें ज़्यादा में से कम घटती हैं, इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो ये भी एक नियम है कि जो घातों की गुणा जब होती है जब घात के ऊपर घात होती है, वरना घातें जुड़ती हैं या घटती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9 की घात 25 प्लस 25 की घात 25। नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं एक छोटा सा नियम यहाँ पे बता देता हूँ, और वो ये होता है कि अगर संख्या विषम है, जो आधार है वो दोनों विषम है ना, जैसे यहाँ पे है, तो वो इन दोनों का जो योग होगा उससे डिवाइड होगा पूरा, चाहे घातें कितनी भी हैं। समझ में आया, नहीं आया, मैं बताता हूं। अगर संख्या विषम है, जैसे यहां दी गई है और यहां विषम है, यहां भी दी गई है, तो इन दोनों का जो योग होगा, ठीक है, उससे ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी, चाहे कितनी भी घातें दी गई हो, ठीक है। तो 9 प्लस 25 कितना होता है 34, तो दोनों आधारों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आता है 34, और उससे संख्या क्या होगी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी ये 34 से। ये नंबर सिस्टम में एक नियम होता है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो अगर ये 34 है तो ये 34 से पूरी पूरी क्या होगी, कट जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो क्या बचेगा रिमाइंडर, शेषफल क्या बचेगा 0। अगले सवाल की ओर। एक कक्षा में 300 छात्र हैं, 170 छात्र भौतिकी, 150 गणित, 160 रसायन पढ़ते हैं, 65 छात्र भौतिकी और गणित पढ़ते हैं, 50-60 रसायन और विज्ञान पढ़ते हैं, 75 छात्र इतना पढ़ते हैं। वेन आरेख का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। जिस तरह के यूपीएससी आजकल जिस तरह पढ़ रहा है, तो आज न कल ये सवाल आना ही आना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक वेन आरेख बना लेते हैं, क्योंकि ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो कुल छात्र कितने हैं, वो है 300, ठीक है। 170 छात्र
भौतिकी पढ़ते हैं, 150 गणित, 100 रसायन, 160 क्या है रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 65 छात्र भौतिकी और गणित पढ़ते हैं। मैंने मान लिया कि ये भौतिकी है और ये क्या है, ये है गणित, ठीक है, और ये क्या है, ये है रसायन। तो 65 छात्र क्या करते हैं कि 65 छात्र भौतिकी और गणित दोनों पढ़ते हैं, 50 छात्र गणित और रसायन दोनों विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, 75 छात्र ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया है जहाँ जिस सब्जेक्ट को तीनों छात्र पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कौन से छात्र ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, ये x का मान निकालना है, ठीक है। देखो आप जो है सीधा सीधा जानते हो कि अगर PA प्लस PB इज इक्वल टू होता है PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। लेकिन हम जो है ये चीज़ दो के लिए जानते हैं, 3 के लिए नहीं जानते हैं। 3 के लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि 3 का फॉर्मूला क्या है। और जब तक मैं ये नहीं निकालूंगा कि कितने छात्र ऐसे हैं जो तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, जो मैंने शैडो एरिया किया है, ठीक है, कि कितने छात्र ऐसे हैं जो तीनों चीज़ पढ़ते हैं, शैडो एरिया में रहते हैं, तब तक मैं ये निकाल नहीं सकता कि एक्चुअली में कितने छात्र ऐसे हैं जो हर एक चीज़ को जो है इंडिविजुअली पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि कितने छात्र जो है ऐसे हैं जो, जैसे हमने 2 के लिए निकाला था वैसे हम 3 के लिए निकालेंगे। मैं मान लूँगा कि P जो है P मैथ के लिए प्लस P केमिस्ट्री के लिए प्लस P फिजिक्स के लिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 3 वेन आरेख का, ठीक है। तो वो है P MUCUP प्लस P फिजिक्स यूनियन M प्लस फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स मैथ यूनियन केमिस्ट्री और माइनस में P मैथ इंटरसेक्शन जो है केमिस्ट्री मैथ इंटरसेक्शन P, ठीक है। इन सब की डिजिट हमारे पास है। इसका कुल वैल्यू कितनी थी 300, तो 300 बराबर इसकी कुल वैल्यू कितनी है, जो भी है मतलब अलग अलग छात्र है, तो सॉरी इसकी कुल वैल्यू 300 नहीं, PM की वैल्यू कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो छात्र गणित पढ़ते हैं 150 प्लस P केमिस्ट्री कितने लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं 160 प्लस P फिजिक्स कितने लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं 170 बराबर, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं कुल पढ़ते हैं तीनों प्लस ये कितना आता है निकल के P यूनियन M कितने लोग ऐसे हैं जो गणित और फिजिक्स पढ़ते हैं, तो 65 प्लस P कितने लोग ऐसे हैं जो P यूनियन C केमिस्ट्री पढ़ते हैं 75 प्लस और कितने ऐसे हैं जो ये पढ़ते हैं, ठीक है, माइनस में आया P M यूनियन C यूनियन P। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं जो तीनों पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो भी कुछ है इसमें से घटाना पड़ेगा। और ये कितना आया 365, 165 और 65 75 और 65 हो गया 140 और 50 190 और ये हो गया 150 और 160 और 170, तो 400 ये 490 हो गया, 480 हो गया। तो P
M यूनियन C यूनियन P जो मेरा आया है वो आया 10 छात्र। दरअसल इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन मैंने की है, इतना सारा कुछ जो मैंने लगाया है, वो सिर्फ इसलिए लगाया ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने छात्र ऐसे हैं यहाँ पे जो तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, और वो कितने निकल कर आए, 10। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और यूपीएससी आगे आने वाले समय में तो शायद इसको पूछने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि जिस समय यूपीएससी जा रही है तो हो सकता है कि वो 100% पूछ ले। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। गणित, रसायन, भौतिकी, मैंने ये निकाल दिया है 10। 50 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, उनमें से 10 छात्र ऐसे हैं जो भौतिकी भी पढ़ते होंगे। ठीक है, हर बार ये 10 जो है ऐसे ही आएगा। तो गणित और रसायन 50 छात्र पढ़ते हैं, यहाँ की वैल्यू जो है वो 40 है, जबकि 10 ये रही। ठीक है, 65 छात्र ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ते हैं, भौतिकी और गणित 65 छात्र ऐसे हैं, जबकि ये गए, तो ये कितने बचे, 55, और ये कितने बचे, 65। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको, आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब 55 और 10 और 65, ठीक है, तो 55 और 10 65 और 65 130, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो भौतिकी पढ़ते हैं, वो कितने बचे, 50। ठीक है, ऐसे ही 150 है तो 130 जो है हम निकाल देंगे, तो गणित पढ़ने वाले कितने बचे, 20। वैसे ही रसायन है तो 130 हम निकाल देंगे तो कितने बचे, 30। तो एक्चुअल में 50 छात्र ऐसे हैं जो केवल भौतिकी पढ़ते हैं, 20 छात्र ऐसे जो केवल गणित पढ़ते हैं, और जो रसायन पढ़ने वाले छात्र हैं वो केवल 30 हैं। तो केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है, 50 और 40 ये है 110 हो गया, सॉरी गणित यहाँ पर है। ठीक है, 40 और 65 105, तो हमें इन तीनों को जोड़ेंगे, 55 और 40 और 10, तो 50 105, हाँ 45 छात्र हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगा आपको। पचपन और 10, हाँ ये 30 ही रहेगा, और इसकी भी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि 40 और 105 115, और कुल छात्र थे यहाँ पे 115, तो 45 ही बचेंगे इनके भी। ठीक है, देखो फिर से समझ लो, कुल 180 छात्र हैं, मैंने ले लिए। उसने कहा कि 170 भौतिकी पढ़ते हैं कुल, 150 गणित पढ़ते हैं कुल, 160 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं कुल, 65 छात्र भौतिकी और गणित दोनों पढ़ते हैं, 50 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, 75 छात्र भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय जरूर पढ़ता है तो केवल गणित पढ़ने वाले। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि तीनों कौन कौन से पढ़ते हैं, और तीनों निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। ठीक है, वेन आरेख वाला जो फॉर्मूला होता है कि ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी ए यूनियन बी प्लस पी ए बी यूनियन सी प्लस पी सी यूनियन ए। ठीक है, माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। असल में मुझे यही निकालना था कि कितने ऐसे हैं जो केवल 3 पढ़ते हैं। ठीक है, और जब मैंने ये निकाला तो 10 छात्र ऐसे थे जो केवल तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब 65 छात्र भौतिकी और गणित पढ़ते हैं, तो उसमें से 10 निकाल दो, तो केवल भौतिकी और गणित कितने पढ़ते हैं, 55। केवल ये कितने पढ़ते हैं, 50। उस हिसाब से मैंने मान रख के चीज़ें निकाली हैं, जिसमें से आंसर हमारा निकल के आ गया है। नेक्स्ट इज, एक छात्रावास में 5 छात्र रहते हैं। ठीक है, वे गरीब परिवार से हैं, खर्चा पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, शिक्षण संस्था द्वारा आपातकालिक नौकरी करने के लिए सहमत है। संस्थान में सोमवार से शुक्रवार तक खुलता है, 5 दिन। समूह के निम्नलिखित कार्य हैं जब एक साथ काम कर रहे होते हैं। रमेश नरेंद्र सोमवार मंगलवार बुधवार को काम करते हैं, ये तब काम करता है, ये तब काम करता है, ये तब काम करता है। चलिए पहले मैं ये बना लेता हूँ,
उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कब काम करता है। ये रहा, कौन कौन छात्र है ये देखो। सबसे पहले है मनीष, रमन, ललित, राजेंद्र और नरेंद्र। ओके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, नरेंद्र और रमन। ठीक है, नरेंद्र ये वाला और रमन यानी ये वाला सोमवार, मंगलवार, बुधवार को काम करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ओके, रमन और राजेंद्र, रमन और राजेंद्र सोमवार, बुधवार, गुरुवार। राजेंद्र सोमवार, बुधवार, गुरुवार। रमन क्या, यहाँ तो सोमवार बुधवार को तो कर ही रहा था, गुरुवार को भी करता है। राजेंद्र और ललित सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को काम करते हैं। राजेंद्र और ललित सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी ये शुक्रवार को भी काम करता है और ये सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार। ललित और मनीष, अच्छा, ललित और मनीष मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार। ललित और मनीष मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, नरेंद्र और मनीष मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को काम करते हैं। नरेंद्र और मनीष मंगलवार तो कर ही रहा था, बुधवार भी कर रहा था, शुक्रवार को काम करता है। तो ये बुधवार, शुक्रवार को काम करता है। तो हमारी जो टैली निकल के आई वो ये आई। मनीष जो है वो सोमवार को काम नहीं करता। ठीक है, ये टैली निकल कर आई है इस तरह से। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल है? गुरुवार को कौन सा छात्र काम नहीं करता? गुरुवार को कौन सा छात्र काम नहीं करता? ये रहा गुरुवार। गुरुवार को कौन छात्र काम नहीं करता? नरेन काम नहीं करता। ठीक है, तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। गुरुवार को नरेंद्र काम नहीं करता। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आराम से समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला है, समूह में से कौन सा सोमवार को काम नहीं करता? फिर से जाते हैं सोमवार को। सोमवार ये रहा, मनीष काम नहीं करता है सोमवार को। सोमवार को कौन काम नहीं करता है? मनीष। अगला है, उस छात्र का नाम क्या है जो बुधवार को काम नहीं करता? ठीक है, बुधवार को देख लेते हैं। बुधवार ये रहा, वो कौन है? ललित। ललित जो है बुधवार को काम नहीं करता। ओके, ठीक है, इसमें तो कुछ समस्या नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्राकृतिक संख्याएं एबीसी के लिए a + b = 90, b + c = 51 हो तो एबीसी के गुणनफल का न्यूनतम मान क्या होगा? ओके, ठीक है, मैं ले लेता हूं पहली इक्वेशन। AB + BC = 19, AC + BC = 51। इसी पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, B कॉमन ले लेते हैं तो A + C = 19। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या है तो B का मान कम से कम 1 तो होगा ही, है ना? तो अगर B का मान 1 होगा तो चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे C कॉमन ले लेते हैं, A + B =
51। ओके, तो क्या कर सकता हूँ, ऐसे तोड़ सकता हूँ। तो अब C का मान या तो 3 होगा या फिर C का मान 17 होगा। अगर आप यहाँ से पॉसिबिलिटी देखें भाई, और A प्लस B का मान या तो 3 होगा या A प्लस B का मान, इक्वेशन 2 से देख रहा हूँ मैं, या 17 होगा। समझ में आ रहा है ना भाई। दूसरी वाली इक्वेशन में मैंने ये थोड़ी सी अपनी तरफ से किया है, ठीक है। C A प्लस B बराबर 51, तो इसको मैंने अपनी तरफ से तोड़ लिया। तो C का मान या तो 3 हो सकता है, 17 हो सकता है। वैसे ही A प्लस B का मान या तो 3 हो सकता है, 17 हो सकता है, ठीक है। पहली इक्वेशन में जो हमने माना था, हमने ये माना था कि B का मान जो है वो कम से कम 1 हो सकता है ना भाई। B का मान 1 मान ले हम, तो A प्लस C का मान 19 मानना पड़ेगा, ठीक है। पहली इक्वेशन जो है अब यहाँ काम आएगी, ठीक है। तो उसने कहा है कि A, B और C के गुणनफल का न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। A प्लस B प्लस C के गुणनफल का न्यूनतम मान निकालना है। तो अगर मैं ये मानूं कि C जो है वो 3 है, मान लेता हूं, और B का मान 1 तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 A प्लस 1 बराबर 3 गुणा 17, ठीक है। तो यह आया A प्लस 1 बराबर 17 और A बराबर A का मान जो है वो 16 निकल के आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर मैं ये मान लूं कि C का मान 17 है, C का मान कितना है 17, तो 17 A प्लस B का मान मैंने 1 माना है, बराबर 3 गुणा 17, ठीक है। तो A प्लस 1 बराबर 3, तो A बराबर 2। तो जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं, तो A का मान मेरा क्या निकल के आया, एक जगह पे A का मान 16 निकल के आता है, एक जगह पे A का मान 2 निकल के आता है, ठीक है। उसने कहा है कि न्यूनतम मान बताइए। न्यूनतम मान मानने के लिए अगर मैं न्यूनतम मान लेके चलता हूँ पॉसिबल, तो न्यूनतम मान मानने के लिए मुझे A का मान 2 लेना पड़ेगा। तो C बराबर क्या है 17, B बराबर मैंने क्या माना है 1, A बराबर क्या है 2, तो A गुणा B गुणा C बराबर 34, पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं C का मान 3 मानता हूँ, B का मान 1 मानता हूँ, तो A का मान मेरा निकल के आया 16, तो A गुणा B गुणा C बराबर 3 गुणा 1 गुणा 16, तो A गुणा B गुणा C बराबर आया मेरा 48। लेकिन हमें क्या बताना है, न्यूनतम बताना है। तो न्यूनतम कितना है 34, दिस इज द आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्या क्या है, ठीक है। हुआ ये है कि जो एक सिचुएशन दी गई है उसी सिचुएशन के हिसाब से मैंने क्या कोशिश की है कि एक बेहतर ढंग से जो है A का मान निकाला जाए और आगे बढ़ा जाए। अब आपका क्वांट और रीजनिंग वाला पार्ट पूरा हो गया है।